मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य हंसराज चौधरी आज आपको हार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। दिल जो है आपका जो मतलब जैसे बहुत सारे आपने सब शब्द सुने होंगे कि भाई इनका तो जो हार्ट है वो स्लो काम कर रहा है, या इनका जो हार्ट बीट है वो तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, या जो इनका जो हार्ट कभी भी कोलैप्स हो सकता है, या इनका तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या इनका तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। मतलब ऐसी स्थितियों में क्या करना चाहिए? तो हार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपके द्वारा किया जाने वाला व्यायाम जो है वो बहुत महत्व रखता है। यानी कि आप जितना वॉक करेंगे उतना आपका हार्ट मजबूत रहेगा। मतलब आपके हार्ट को मजबूत रखने के लिए आप विचारों से मजबूत हो ना हो ये जरूरी नहीं है, परंतु आप फिजिकली कितने सही है, मतलब आप कितना वॉक करता है। वॉक करने का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि आप बहुत धीरे 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 दुल्हन की तरह 10 किलोमीटर भी जाके आ जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। मतलब आप चाहे 4 किलोमीटर ही जाके आए या बोले 2 किलोमीटर ही चल के आए, परंतु आपको पसीना हो जाए, तब वैसे यहाँ गर्दन पर आपको पसीना आ जाए, ललाट पे पसीना आ जाए, मतलब तब इसको। और ये महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए समान रूप से है। ऐसा नहीं कि भाई मॉर्निंग वॉक पुरुष ही करेंगे महिलाएं नहीं करेगी, या महिलाओं के हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आजकल तो 50% से ज्यादा प्रॉब्लम फीमेल को आ रही है हार्ट में, क्योंकि एक तो वो सोचती बहुत ज्यादा है और मेहनत बहुत कम करती है। घूमने जाएगी, अगर 2 औरतों का आप एक साथ घूमने भेज दो तो वो आधा किलोमीटर भी नहीं जाएगी, और मतलब खूब सारी पड़ोस की और मतलब बातें करके और सूचनाओं का आदान प्रदान करके वापस करा जाएगी। तो नहीं, आपको आधा किलोमीटर से नहीं लौटना है। आप भले बाद में दिन में खूब बातें कर रहे, परंतु आपका जो व्यायाम है वो हार्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोगों के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। दूसरा, हार्ट पेशेंट के लिए जो डाइट है वो कोलेस्ट्रॉल लेस डाइट होनी चाहिए। यानी कि आपको जैसे मान लो घी खाना है तो आपको देसी गाय का बिलोवणे का जो घी है वही खाना है। देसी गाय होनी चाहिए, दूध गर्म करके, दही जमा के, फिर उसकी छाछ मिलो के, फिर उसका जो मक्खन है उसको गर्म करके, उसको फिर नितार के जो घी है वो घी आपके लिए काम की चीज है। अब आप जैसे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट लेके आएंगे तो जितनी भी डेयरियों के घी होते हैं, मैं बहुत साफ तौर से कह रहा हूं क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी हूं इस मामले में, मैं डेयरी का चेयरमैन भी हूं, और तो मुझे मालूम है कि डेयरी में क्या सिस्टम होता है। तो उसमें आपको कच्चा घी दिया जाता है, मतलब केवल कच्चे दूध में से एक पर्टिकुलर फैट निकाल के उसको बहुत ज्यादा आरपीएम पे दूध को जब गुजारा जाता है तो उसमें से फैट बिल्कुल अलग हो जाती है। तो उस फैट को लेके और उस फैट को केवल हीट देके, गर्म देके एक बार, और बस उसको आपकी थैली में पैक कर दिया जाता। तो ये तो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो आपको बिलोवणे का जो घी है वो होना चाहिए। और आपके जो एरिया में जो ऑयल क्रॉप होती है जिसका जो तेल है वो कच्ची घानी का तेल निकलवा के आपको इसका मतलब उस तेल का सेवन करना चाहिए। चाहे वो सरसों, जैसे मान लो यूपी बिहार के लोग हैं या हरियाणा के लोग हैं तो सरसों पैदा होती है तो वहां सरसों का तेल आपको खाना है, पर तो खाना कच्ची घानी का। एक आपको जो विशेष तौर से जो हार्ट के जो पेशेंट है, जो पेशेंट हो चुके हैं, उन लोगों को विशेष तौर से ये ध्यान रखना कि स्ट्रेस लेने से हार्ट की प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। स्ट्रेस को तो आपको रिलीज करना है, तो उसके लिए सबसे शानदार तरीका का बहुत अच्छा सा म्यूजिक सुनिए, आपका जो भी काम है उसमें अपना मन लगाइए, आपके पुराने जितने बहुत अनन्य मतलब जो शानदार मित्र हैं उनके साथ में समय गुजारिए, और हमेशा पॉजिटिविटी रखिए, और परमात्मा पे विश्वास रखिए कि वो मुझे ठीक करेगा, और आयुर्वेद पे विश्वास रखिए, श्री नवग्रह आश्रम की चिकित्सा पे विश्वास रखिए। मित्रों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो नेचुरली, जो प्राकृतिक ऐसे कुछ पदार्थ हैं या ऐसे कुछ केमिकल है कि जो दिखते तो आपको प्राकृतिक है परंतु वो बिल्कुल नेचुरल है। आप उसके लिए तर्क दे सकते हैं साहब ये तो बिल्कुल नेचुरल है, पर वो आपको कैंसर पैदा कर रहे हैं। तो वो जो कार्सिजेनिक जो जिनको केमिकल, सामान्य भाषा में केमिकल का मतलब ये नहीं हुआ कि भाई वो किसी कारखाने में बना हुआ है तो ही केमिकल होगा, नहीं, मतलब वो एक ऐसे रसायन या ऐसे पदार्थ जो कि प्राकृतिक होते हुए भी मतलब कैंसर के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अब इसको बहुत सामान्य तरीके से मैं इस वीडियो में पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसको सामान्य तरीके से अगर आपको समझना है, जैसे उदाहरण के लिए तंबाकू है। अब तंबाकू किसी फैक्ट्री में तो नहीं बन रही है,
तो अब उसके अंदर जो तंबाकू के अंदर जो आपका मतलब जो ये जो नाइट्रोसोन कॉर्सिक जो है, नाइट्रोसोन कॉर्सिक जो चीज है, तो वो शब्द से ही पता उसके अंदर निकोटीन है। तो जो निकोटीन जो है, मतलब आपकी सामान्य बोलचाल की भाषा में एक सामान्य व्यक्ति को मैं यूं समझाऊंगा, आप अभी केवल निकोटीन से समझ लें। तो जो निकोटीन है वो लेने से क्या होता है, वो बेसिकली निकोटीन आपकी बॉडी में जब जाता, मैं एक एक चीज के लिए आपको बहुत विस्तार से और अच्छे से समझाऊंगा। निकोटीन आपकी बॉडी में जाने की वजह से वो क्या, उसका रस बन रहा है, रस से वो आपके खून में मिल रहा है। खून में जब वो मिल गया आमाशय के थ्रू और छोटी आंत और बड़ी आंत के सेंसर्स के थ्रू, वो जब खून में मिल गया तो खून की जो जनरल नेचर है उसको वो डिस्टर्ब करता है। और डिस्टर्ब करने के बाद में जो जहां जिस अंग से आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, जैसे मुंह के द्वारा आप कर रहे हैं, तो मुंह के द्वारा कर रहे हैं तो आपके मुंह में एक कोई चांदी पड़ जाना या छाला बन जाना या किसी गांठ का बन जाना या आपके जैसे गले में उसने प्रभाव किया तो आपकी आवाज का बदल जाना, ये जो चीज है ये प्रभाव तंबाकू करके नहीं। तंबाकू करके क्या, तंबाकू करके तो एक उत्पाद हो गया, जैसे मान लो उसका सिगरेट हो गई या खाने वाली तंबाकू हो गई या उसका गुटखा हो गया, वो तो उसकी फॉर्म है। पर उसको जो नुकसान करने वाला जो कार्सिनोजेनिक जो वो है केमिकल जो है, वो बेसिकली निकोटीन है, वो आपको नुकसान करेगा। अब दूसरा, जैसे आप अल्कोहल पे आ जाइए, तो अल्कोहल जो आप ले रहे हैं, मतलब जो जिसको एक मोटे फॉर्म में, आप इसको भी साधारण तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो आप यूं समझ लें कि भाई आप तो वो दारू पी रहे हैं, ठीक है, आप शराब पी रहे हैं। अब जो शराब आप पी रहे हैं वो पहले तो मैंने सिंथेटिक वाले डिपार्टमेंट में उस वीडियो में अलग बता दिया, पर अब इसमें आप जैसे प्राकृतिक अल्कोहल है, जैसे आपने जैसे महुए की शराब बनाई या जौ की शराब बनाई या माल्टा की बनाई या जिस भी चीज की, चकुंदर की बनाई, वो जो बेसिकली अल्कोहल है वो अल्कोहल ही मतलब आपके लिए घातक है। वो नशा आएगा वो एक अलग चीज है, परंतु उस अल्कोहल का जो केमिकल है वो आपकी बॉडी में जब मिला हुआ है, आपके खून में जब मिल गया, तो वो क्या करेगा, आपकी आंतें हैं उन पे, उनकी जो सामान्य फंक्शनिंग है, जिसको रूटीन फंक्शनिंग कहते हैं, आपके फेफड़े की जो कोशिकाएं हैं उनको डिस्टर्ब करेगा, आपकी बड़ी आंत की उसको डिस्टर्ब करेगा, आपका जो लीवर है उसकी सेल्स को डिस्टर्ब करेगा। तो ये जो केमिकल हुआ, ये मतलब ये केमिकल आपको मतलब नुकसान करेगा। अब एक है तो प्राकृतिक है पर कैंसर पैदा करता है, वो है जैसे आपका ये क्या कहता है, जिसको आप इसको बहुत सामान्य तरीके से मैं आपको समझाऊं, आप ये जितने भी वो प्रोडक्ट यूज करते हैं डिब्बा बंद प्रोडक्ट, जो मतलब रेडीमेड मतलब खाने बने हुए, मतलब पैक किए हुए जो मतलब आप खाने जो खाते हैं, अब उसमें क्या होता है, उसमें जो केमिकल है, बहुत सारी चीजें अपने को पता नहीं चलता कि इनके अंदर रिएक्शन हो रहा, पर उनके अंदर फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, विज्ञान में एक फर्मेंटेशन एक शब्द है, उनमें फर्मेंटेशन चलता रहता है, मतलब उसमें कोई फफूंद पैदा नहीं हो इसके लिए तो उन्होंने कुछ जैसे उसमें सल्फर डाल दिया, भले नेचुरल सल्फर भी डाला जाएगा तो वो भी कैंसर के कारण तो है ना, मतलब वो भी कैंसर को पैदा करने का। तो जैसे ये इसमें आपके अचार हो गए, ये रेडीमेड बहुत लंबे समय तक अचार, अब वो आपको क्या पता वो उसने अचार कब बनाया या उसके अंदर कितना सल्फर डाला, भले वो नेचुरल फॉर्म में डाला ऊपर आपको नुकसान तो कर रहा है ना। दूसरा, ये जैसे आपका पिज्जा है, बर्गर है, ये आपके क्रीम रोल है, ये जो फर्मेंटेशन पैदा करके मतलब जो चीजें मतलब आपको बनाई जाती है या जो खिलाई जाती है, वो कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। मतलब कुछ लोग तो वो कहते हैं साहब हमारी तो कोई हिस्ट्री नहीं है, हमारे ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, तो ये बात गलत है। अब ये होता क्या है बेसिकली, अब आप इसको यूं समझ लें, प्रसंस्करण की जो जितनी भी इकाइयां हैं जहां ये प्रसंस्करण किया जाता है, वो लोग प्राकृतिक रूप से जो केमिकल है उनको इस्तेमाल भले ही करते हो, परंतु मैं नहीं मान सकता वो निश्चित रूप से सिंथेटिक। अब आप खा तो प्राकृतिक तरीके से रहे हैं उसको। अब प्राकृतिक में एक और बहुत बड़ा एक विभाग है जिसको आप कहते हैं ये तो बिल्कुल प्राकृतिक, जैसे तंबाकू प्राकृतिक हो गई, अल्कोहल प्राकृतिक हो गया,
कैंसर हो रहा है ना उससे। तीसरा, ये जो डब्बा बंद खाने हैं ये प्राकृतिक है, खाना खा रहे हैं आप, तो आपको कैसा, मैं तो खाना खा रहा हूं, मैं कहाँ कैंसर के चीजें ले रहा हूं, पर उसके अंदर वो केमिकल तो है ना जो आपको मतलब नुकसान करने वाला है। समझ में आ रही बात आपको। अब एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको मतलब आप लोगों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, वो है हार्मोन्स का। अब हार्मोन्स तो नेचुरल होता है ना, परंतु किसी भी हार्मोन का एक्सेस हो जाना, बहुत ज्यादा बढ़ जाना उस अंग विशेष में, जैसे इसको बहुत सरल तरीके से अगर मैं समझाना चाहूं तो जो महिलाओं में जो मतलब कार्सिनोजेनिक जो रीजन बनते हैं, जो कैंसर होने के जो रीजन बनते हैं, तो उनके जो बच्चादानी और अंडाशय और उनके स्तन और इनसे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उन हार्मोन्स की अधिकता से, जैसे इसको बहुत सरल तरीके से मैं ये समझाऊं, जैसे आपकी थायराइड है, थायराइड ग्लैंड्स है, तो उसमें जो मतलब T3 T4 और TSS जो हार्मोन्स है, वो अगर ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो आपको थायराइड ग्लैंड्स का मतलब कैंसर हो जाएगा। मतलब समझ में आ रही है ना आपको। तो इन हार्मोन्स का भी बहुत अधिक हो जाना, अनबैलेंस हो जाना, मतलब लिमिट से बाहर चले जाना, और बहुत ज्यादा कम हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा अति कम हो जाना, या बहुत ज्यादातर चांसेस जो होते हैं 90% में तो ये होता है कि भाई ये जब बढ़ जाते हैं, जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर ये मतलब आपको फिर मतलब उस तरीके से कैंसर के लिए ये जिम्मेदार बनते हैं। कुछ चीजें ऐसी है कि जो स्वतंत्र रूप से एक चीज तो कहीं नुकसान नहीं कर रही प्राकृतिक तरीके से आपको, परंतु अगर आप उनको मिला लेते हैं, मतलब आप उनको अगर क्रॉस कर लेते हैं, जैसे अब प्राकृतिक तरीके का एक कार्सिनोजेनिक रीजन बता रहा हूं मैं आपको, जैसे ये जो जर्सी गाय है या होलिस्टन गाय है, अब इनका दूध पीने से कैंसर हो रहा है ना, बफेलो मिल्क से भी कैंसर हो रहा है ना। अब आपका कैसा, मैं तो प्राकृतिक रूप से दूध पी रहा हूं, नहीं भैया, आप प्राकृतिक रूप से नहीं, उसके दूध में उस तरीके का हार्मोन्स है, या उसके दूध में, सामान्य भाषा में मैं ये समझाऊंगा, उसके दूध में ऐसे रसायन है, ऐसे केमिकल है जो आपके लिए कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर उत्पन्न करने वाले कारण के लिए वो जिम्मेदार है, मतलब वो खुद एक कारण है। समझ में आई ना आपको। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इसको आपको समझना पड़ेगा और इन चीजों से आपको बचना पड़ेगा। तो इस पूरे वीडियो का जो सार है वो ये निकला आपको कि जैसे आपको तंबाकू से बचना है, अल्कोहल से बचना है, एक प्राकृतिक के साथ, मीट खा रहा हूं मैं तो, नॉन वेज जो लोग खाते हैं मीट, बोले साहब अभी हमारे सामने मतलब हम तो मीट अभी दुकान से मेरे सामने मैं लेके आया हूं। अरे भैया, तुम सामने लेके नहीं आए हो, तुम मौत लेके आए हो, मतलब सामने थे तुम, परंतु तुम्हें उसमें के अंदर जो केमिकल है, या वो जो उसको जो हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा के या ऐसी ऐसी खुराक दे के जो मीट तुम खा रहे हो, उस मीट में कितना केमिकल है तुम्हें पता नहीं। तुम जो मच्छी ले रहे हो, वो मच्छी जिस पानी में रह रही है, उस पानी के अंदर कुछ तो ऐसी मछलियां हैं कि जो सीधी कैंसर के लिए जिम्मेदार है, मतलब जो प्रकृति के वातावरण के लिए तो जिम्मेदार है ही है, परंतु जैसे मांगुर एक मछली की प्रजाति है, वो कैंसर के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, वो खुद भी प्रकृति को अनबैलेंस करती है, कई सरकारों ने उसको बैन कर रखा है। तो ये इतने सारे रीजन है प्राकृतिक तरीके से, जिनको आप प्राकृतिक मान रहे हैं, पर वो प्राकृतिक तो है, परंतु वो श्रेणी में तो उसी में आएंगे। परंतु जैसे 4 मनुष्य हैं तो वो चारों पुरुषों की श्रेणी में आ रहे हैं, परंतु उसमें एक चोरी करने वाला वो चोर की श्रेणी में आ रहा, एक धार्मिक व्यक्ति वो धार्मिक की श्रेणी में आ रहा, एक विद्वान है तो वो विद्वान की श्रेणी में आ रहा, एक अध्यापक है तो वो अध्यापक की श्रेणी में आ रहा। इसी तरीके से ये है तो प्राकृतिक है, पर ये कैंसर की श्रेणी में आते हैं कि इनकी वजह से कैंसर पैदा होता है। अपनी जो मानव देह है वो 7 धातुओं से मिलकर बनी है। वो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, जो कुछ भी चिकित्सा पद्धतियां दुनिया में है, वो सभी केवल एक विषय ऐसा है जो इस पर सहमत है कि आपका जो शरीर है वो 7 धातुओं से मिलकर बना, इस पर सब सहमत है। पहली धातु क्या है? रस। रस यानी कि लिक्विड, जो खाया जाता, आप जो हमारे आयुर्वेद में जो रस की परिभाषा है वो है कि भक्षण के पश्चात, मतलब आप जो भोजन कुछ भी मुंह से लेते हैं, वो आमाशय में जाके जब उसका पाचन होता है, उसको मतलब वो मिलता है आपका इंसुलिन,
पित्त जिसको कहते हैं, वो पित्त जब मिलता है तो वो पित्त उसको लिक्विडाइज करके और उसके अंदर जितने खनिज तत्व हैं, जितने पोषक तत्व हैं, जितने आवश्यक जो आपके लिए कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये जितनी आपके काम की चीजें, इनको वो सोलेबल फॉर्म में ला देता है। सोलेबल फॉर्म में मतलब घुलनशील अवस्था में ला देता है। और इस घुलनशील अवस्था के वाले रस को रस कहते हैं। रस से बनता रक्त, खून, ब्लड। बहुत वैज्ञानिक तरीके से समझा रहा हूं, आपके दिमाग से बिल्कुल भूत निकल जाएगा आज अगर आप में थोड़ी सी भी आस्था है, 2% भी परमात्मा को अगर आप मानते हैं, तो मैं कह रहा हूं आप यहां से 205% ताकत लेके जाए। 205% की बात कर रहा हूं मैं, 105 की बात कर रहा हूं। रक्त बन गया। रक्त किसका बना? रस का। तो रक्त में वही गुण आएंगे। बहुत वेरी फर्स्ट ये समझने की जरूरत है कि अच्छा रस अच्छे रक्त का निर्माण करता है। ताकतवर रस ताकतवर रक्त का निर्माण करता है। सात्विक रस सात्विक रक्त का निर्माण करता है। पॉजिटिव रस पॉजिटिव रक्त का निर्माण करता है। अब यहां एक छोटा सा चैप्टर है कि आपके जो शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो 2 तरह की है। मतलब यूं कहेंगे तो रक्त कोशिका और ये कोशिका और बोन ये तो है, नो डाउट, परंतु सभी विभागों में 2 तरह के कर्मचारी हैं। जितने भी विभाग है उसमें 10% विभाग कामचोर लोग हैं, दारू पीते हैं, नेगेटिविटी वाले हैं, और 90% अच्छा काम करते हैं। ठीक, तो यानी कि आपके शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो 10% जो कोशिकाएं हैं वो नेगेटिव कोशिकाएं हैं, नकारात्मक कोशिकाएं हैं। वो हमेशा अपना एक जगह कॉलोनी बनाना शुरू करती है, अनकंट्रोल्ड हो जाती है, उनका डीएनए चेंज हो जाता है, वो मारने पर उतार हो जाती है, आतंकवादी मतलब टेररिस्ट जैसे होता है वो। और दूसरी जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जो प्लेटलेट्स हैं, जो डब्ल्यूबीसी हैं, जो आपका प्लाज्मा है, उसको खाना शुरू करता है। ठीक, तो फिर आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। परिणाम कहां आता है? आपको मेरा तो हीमोग्लोबिन कम हो गया, मेरा तो चेहरे का ग्लो कम हो गया, मुझे तो भूख लगनी बंद हो गई, मुझे तो नींद आनी बंद हो गई, मुझे तो बेचैनी रहने लग गई, मेरा तो बॉडी वेट कम होने लग गया। यही तो कैंसर के लक्षण है। कैंसर घोषित होने के 6 महीने पहले आप बड़े मासूम लोग हैं यार, पता ही नहीं चला साहब, डॉक्टर के पास गया, जो डॉक्टर ने कहा कैंसर। कौन सा कैंसर होने के पहले क्या क्या संकेत होते हैं आपकी बॉडी, बिल्कुल पता है, स्पष्टता के साथ मालूम चलता पहले आपको कौन सा कैंसर होता। आपको खांसी, एक छोटा उदाहरण दे देता, आपको खांसी चल रही है और 4 महीने से खांसी चल रही है, और आपने छोटी मोटी कोई टेबलेट दी, वो ली, और आपने खांसी की सिरप ली, फिर भी खांसी ठीक नहीं हो रही। मैं तो कह रहा हूं आपको टीबी की जांच नहीं करवानी चाहिए, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आपको पहले कैंसर की जांच करवानी चाहिए, क्यों कैंसर इतना हो रहा है, मतलब इतना तेजी से। एक एग्जाम्पल है, आपके ब्रेस्ट में कोई गांठ है, कई दिनों से आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे, आपके निपल स्प्लिट हो रहे हैं, या निपल अंदर जा रहे हैं, या निपल का कलर चेंज हो रहा है, आपके ब्रेस्ट का कलर चेंज हो रहा है, आपको हल्की सी उसमें स्पार्किंग सी हो रही, आप मेरे कुछ भी नहीं, बच्चे ने मुंह मार दिया होगा, आपको जांचा, मेमोग्राफी करवानी चाहिए जाके, या आपको ब्लड सैंपल देना चाहिए, CA 15.3, केवल मतलब 800-900 रुपए में जांच हो जाती है, उसमें आपका CA लेवल आ जाएगा, हाँ कैंसर नहीं है, तो नुकसान क्या होगा आपको? आप वैसे भी तो खर्चा करते ही हो भाई, 1000 रुपए का खर्चा कर दो ना यार अपने शरीर पे। और बल्कि मैं तो एक बात और कहता हूं, जो लोग संपन्न हैं, आप लोग जैसे पढ़े लिखे जो लोग हैं जो संपन्न है, मैं तो कह रहा हूं आप तो हर 6 महीने में अपना चेकअप करवाओ यार। ये CA कर दे, CA 15.3 कर दे, और मेरी CBC कर दे, फोन कीजिए, मेरे को लीवर का टेस्ट KFT कर दे, मेरे को ये कर दे, मेरे को पता तो चल जाएगा। कम से कम मैं अंधेरे में तो नहीं रहूंगी, कम से कम मेरे बाल बच्चे तो मोहताज नहीं होंगे। मतलब कितनी ही चीजें हैं जो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। तो रस अगर अच्छा बनाओगे तो कौन बनाएगा रस? हंसराज चौधरी बनाएगा? नहीं। कौन बनाएगा? जो पेशेंट है वही बनाएगा, और जो पेशेंट नहीं वो भी रस को बनाएगा। तो रस अच्छा है मतलब रक्त अच्छा। रक्त से बनता है मांस। मांस की क्या, आपके शरीर में मांस की क्या क्या चीज है? आपके स्तन मांस है, आपकी छोटी आंत मांस है, बड़ी आंत मांस है, लीवर मांस है, किडनी मांस है, आपका जो पूरा पेरिटोनियल है वो मांस है, आपका जो ब्रेन है अंदर वो मांस है, आपके जो फेफड़े हैं वो मांस है।
तो तीसरा स्टेज, तीसरी धातु क्या हुई? मांस। तो रस अच्छा तो रक्त अच्छा, रक्त अच्छा तो फिर मांस अच्छा। ठीक, अब मांस से क्या बनती है? चर्बी। चौथी धातु है चर्बी। तो मांस से बनती है चर्बी, चर्बी से बनती है हड्डी, बोन। हड्डी का कैंसर होता है ऑस्टियोसार्कोमा, जो हड्डी की ऊपरी तल पे होता है। ठीक है, हड्डी के अंदर भी बोन मेरो के अंदर जो आपका पार्ट है उसमें आपका CML और वो सब तरह के मतलब कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर वगैरह जितने भी होते हैं, वो उनकी जो जनक, उनकी जो शुरुआत है वो हड्डी के अंदर ही होती है, अंदर वाले खोखले के अंदर। अब हड्डी से बनता है बोन मेरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, अब अस्थि मज्जा से क्या बनता है? पुरुषों में तो शुक्र बनता है और बहनों में रज बनता है। रज का अगर संग्रह किया जाए, संग्रह मतलब उसका अगर सदुपयोग किया जाए तो ओज बनता है। शुक्र का भी अगर संग्रह किया जाए तो ओज बनता है, आपकी ओजस्विता। कैंसर पेशेंट की किसी के भी शक्ल देख लो, भले वो गोरा हो सकता है, भले वो काला हो सकता है, सांवला हो सकता है, परंतु उसका जो ओज है वो खत्म हो जाता है। मित्रों, मैं आज जिस एक ऐसी बहुत उपयोगी औषधि के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं कि इस औषधि के क्या क्या उपयोग होते हैं। ये जो औषधि है ये है केर, मतलब इसे केर कहते हैं, डालू भी कहते हैं, केर भी कहते हैं। और ये हमारे राजस्थान में पाई जाने वाली, एक रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा पौधा होता है, उसके ये फल होते हैं। ये जो फल है, इसका पहला उपयोग मतलब जिन लोगों को कब्जी संबंधी बीमारी है, पेट में जिनको कब्ज है, जिनकी पाचन क्रिया कमजोर है, उसके लिए इस केर का जो अचार है वो बहुत उपयोगी है, मतलब अत्यंत उपयोगी है जिनका पाचन संस्थान कमजोर है। दूसरा, जिन लोगों को गैस बनती है, मतलब गैस संबंधी जिन भी व्यक्तियों को शिकायत है, उनके लिए ये जो, इसको हमारे यहाँ की लोकल भाषा में ढालू भी बोला जाता है, केर भी बोला जाता है, तो वो केर इसमें मतलब गैस संबंधी जो जिनको शिकायत है उनको बहुत फायदा करता है। जिन लोगों को भूख कम लगती है, जिनको कम भूख लगती है, उनको इस केर को उबाल के, मतलब पहले इसको जैसे आपने सूखा लिया, सुखाने के बाद में इसका पाउडर बना के अगर उबाल के, इसका पाउडर अगर आप मतलब 1 चम्मच पर डे, 1 चम्मच पाउडर पर डे अगर आप फकी ले लेते हैं या उसको उबाल के अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त ये मतलब लाभ करता है, मतलब इसका जो पाउडर है। अब जिन लोगों को रक्त संबंधी विकार है, जिनको ब्लड मतलब जैसे चमड़ी के रोग हैं, त्वचा के रोग हैं, चर्म विकार है, उन लोगों को भी ये जो फल है केर का, ये बहुत लाभप्रद है। और ये आपको इसकी सब्जी भी बनती है, मतलब ये जब ताजा होती है तो इसकी सब्जी बनती है। इसको छाछ में भिगोया जाता है 12 घंटे के लिए, 12-13 घंटे के लिए छाछ में इसको भिगोया जाता है, ताकि इसके अंदर जो कसेलापन है वो थोड़ा बाहर आ जाता है। फिर इसकी जो सब्जी है वो बना के मतलब अगर खाई जाए तो चर्म रोग के रोगियों के लिए अत्यंत लाभप्रद है। स्पाइन में जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जिनको जैसे साइटिका है या जो स्पाइन संबंधी जिन लोगों को समस्या है, उनको लिए भी ये जो ढालू है, जो केर है, केर का जो ये फल है, गीला भी और सूखा हुआ भी, मतलब दोनों ही परिस्थितियों में आपको बहुत अत्यंत मतलब लाभकारी होता है।